हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं वफा। अब हम करेंगे का 48 भाग। रणबीर से अब यहां पर बैठा नहीं जा रहा था। जिन लोगों के आंखों में आंसू देखना चाहता था, उन्हीं लोगों के आंखों में आंसू देखकर उसका दिल रो रहा था। जिन लोगों के कलेजे के टुकड़े को वह छलनी करके आया था, उन्हीं लोगों के दर्द को देखकर उसका दिल भारी हो रहा था। जाने क्यों वह बार बार सोच रहा था, और इसी क्यों का जवाब तो उसे मिल नहीं रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मजबूरी में रोया हुआ अपना चेहरा छुपाते हुए वह किसी तरह से तेज चलते हुए बाहर निकलने लगा। रणविजय और ईशानी को एक साथ रोते हुए देखकर रणवीर की आंसुओं से भरी हुई आंखें इतनी धुंधली हो गई थीं कि जैसे उन्होंने कुछ भी देखने से इनकार कर दिया था। ईशानी को अपने सीने से लगाए हुए रणविजय की तस्वीर इस तरह से आंखों में छप चुकी थी कि अब जैसे कुछ और दिख ही नहीं रहा था। उसने अपनी कसकर आंखें बंद कर ली थीं, पर हकीकत से मुंह मोड़ लेने से क्या हकीकत बदल जाती है। रणवीर को बंद पलकों के पीछे भी यही तस्वीर दिखाई दे रही थी। जिन्हें वह देखना भी नहीं चाहता था, वही आंखों में बस गए थे। बेबसी के आलम में रणवीर ने बंद आंखों के साथ अपने कदमों की चाल बढ़ा दी थी। तभी उसकी किसी के साथ जोरदार टक्कर हुई। आई एम सॉरी कहते हुए रणवीर ने उस नाजुक से वजूद को अपने हाथों में थाम लिया। दोनों ही गिर पड़े थे। शिव को अपने साथ लिए हुए ही शिव के ऊपर रणवीर गिर पड़ा था। इस धक्के में नाजुक सी शिवी इस मजबूत रणवीर का वजन नहीं संभाल पाई थी। पर जाने क्यों रणवीर को ऐसा लगा कि गिरने से उसके सर पर चोट आ सकती है। रणवीर ने अपनी बाहें फैला दी थीं। उसका एक हाथ सीधा शिवी के सर के ऊपर था। यह सब अचानक से हुआ था, जिसके लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जाने क्यों दिल ने ही दिमाग को यह खबर भेज दी थी कि उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। शिवी का सर जमीन पर टकराने से बच गया था, वहीं रणवीर के सर पर बुरी तरह से चोट लगी थी। इट्स ओके, गलती मेरी थी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, शिवी ने धीरे से कहा। आवाज भारी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो घंटे रोई हो। एक मासूम सी लड़की की आवाज सुनकर रणबीर झटके से सीधा हुआ और अपना हाथ धीरे से सीभी के सर पर से निकालते हुए खड़ा हुआ, और फिर शिवी को उठने के लिए भी अपना हाथ बढ़ा दिया। लेकिन जब जमीन पर गिरी हुई लड़की पर उसकी नजर पड़ी तो आंखें झटके से खुली। दुश्मन की बेटी सामने थी। दिल ने तुरंत पूछा कि इसकी मदद क्यों कर रहे हो? दुश्मन की बेटी है, पड़ी रहने दो। इससे पहले कि कोई आकर तुम्हें पहचाने, उससे पहले जल्दी से यहां से निकल चलते हैं। पर फिर भी रणबीर अपना मदद के लिए बढ़ाया हुआ हाथ पीछे नहीं हटा सका। आने दो, मैं किसी से नहीं डरता, वैसे भी मुझे भला कौन पहचान सकता है। आप किसी को इस तरह से गिरे हुए छोड़कर तो नहीं जा सकता। रणवीर ने जैसे खुद को शिवी की मदद करने के लिए सफाई दी। पर लेकिन किसी ने तुम्हें यहां पर देख लिया तो आगे के लिए तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी, दिमाग ने समझाया। शिवी ने एक नजर अपने सामने बड़े हुए इस मददगार हाथ की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे समझे उसे थाम लिया। थैंक यू, शिवी की आवाज से रणवीर होश में आया और उसने हां में सिर हिला दिया, पर होठों से कुछ बोला नहीं। गले में जैसे कुछ फंदा सा अटक रहा था, जो कि होठों से कुछ बोलने नहीं दे रहा था। जिस लड़की को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाना चाहता था, उसी लड़की को गिरते हुए भी नहीं देख सका था, बल्कि उसे चोट से बचाने के लिए उसने अपना हाथ आगे रख दिया था। आर यू ओके? शिवी ने रणवीर के आंसू उसके गालों पर बहते हुए देखे तो पूछा, क्योंकि आंखों पर तो काला चश्मा लगा हुआ था। चश्मे के अंदर भले ही शिवी को रणवीर की आंखें नहीं दिख रही थीं, पर रणवीर की आंखों से तो शिवी की आंखें दिख रही थीं। रणवीर ने गौर से उन आंखों को देखा। आंखें बिल्कुल उसी के जैसे थीं। दोनों का रंग बिल्कुल एक जैसा था, गहरा नीला। यही आंखें तो शिवी के अंदर भी रणविजय से आई थीं, और रणवीर तो रणविजय की कॉपी ही था। पर अभी रणबीर को शिवी की आंखों में देखते समय ऐसा लग रहा था जैसे कि आईना सामने खड़ा है और आईने से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है। इस कारण रणवीर ने नजरें चुरा ली। सीधे अपना चेहरा ही शिवी के सामने से घुमा लिया। आपको चोट तो नहीं लगी? रणबीर को इस तरह से आंखें झुकाते हुए देखकर शिवी ने पूछा। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ईशानी और रणविजय दोनों शिवी की तरफ दौड़े चले आए।
लंबे कॉरिडोर में वहां तक पहुंचने में इन दोनों को समय लगा था। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूं, मुझे इन्होंने बचा लिया, पर लगता है इनको चोट आई है, कहकर शिवी ने अपने पीछे खड़े रणवीर की तरफ ईशानी और रणविजय का ध्यान दिलवाना चाहा था, लेकिन वहां पर अब कोई नहीं था। रणवीर आगे बढ़ चुका था। लगता है जल्दी में था, चला गया, आओ। रणविजय ने अपनी एक बांह बढ़ाते हुए शिवी से कहा। रणविजय के सीने से लगकर शिवी फपक कर रो पड़ी। ऐसे नहीं रोते जिंदगी, अभी पापा है ना, और आप तो पापा की बहादुर बेटी हो। शिवम को कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शिवम को 1 सप्ताह के अंदर उसके पैरों पर खड़ा कर दूंगा। रणविजय शिवी को समझा रहा था, लेकिन शिवी का दिल कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। बाप की मजबूत छांव पाकर वह अपने दिल का सारा डर निकाल देना चाहती थी। वह डर जो इतनी देर से उसके दिल में जम रहा था, शिवम को खो देने का डर। रणविजय की नर्म छांव ने इस डर को पिघलाना शुरू कर दिया था। शिवी का रोना तेज होता जा रहा था। जिस शिद्दत से वह रो रही थी कि उसको देखकर अब रणविजय का दिल घबराने लगा था। रणविजय ने अपनी मदद के लिए ईशानी की तरफ देखा। कहां वो अभी शिव से कुछ पूछना चाहती थी, अब तो सीवी की हालत देखकर उसे ही डर लगने लगा था। और यह सब कुछ रणवीर एक कमरे के दरवाजे से छुपकर चुपचाप देख रहा था। आज तुम अपनी बेटी के लिए एक मजबूत साहिबान बनकर खड़े हो मिस्टर रणविजय सिंह राणावत। जितना चाहे अभी अपने परिवार के साथ अपना समय बिता लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे कारण ही मेरे सर पर से यह साहिबान छीना गया है। आज तो तुम अपनी बेटी के आंसू पोंछ रहे हो, लेकिन कल तुम्हारे हाथ खुद तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच पाएंगे। अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए रणवीर एक बार पीछे मुड़कर इन तीनों की तरफ देखा और तेजी से कॉरिडोर से बाहर निकल गया। इधर रणविजय और ईशानी शिवी को समझा बुझाकर अपने साथ लेकर ऑपरेशन थिएटर तक आए थे। 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बल्ब जल ही रहा था। कुछ देर बाद शिवम का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आया था। डॉक्टर ने शिवम को ऑपरेशन थिएटर से बाजार निकालकर एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे पूरा परिवार वहां पर इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अभी भी आशुतोष का कोई पता नहीं था। बच्चे अभी घर पर थे, तो उनके साथ रणधीर जी, अधिराज जी और नैना जी भी घर पर ही थे। बाकी लोग आए थे। तुम यहां पर सबका ध्यान रखना। शिवम को जैसे ही होश आया तो मुझे फोन कर देना। मेरी जिंदगी का ध्यान रखना। फिलहाल अभी उसे शिवम से कुछ दूर ही रखना। मैं नहीं चाहता कि बेवजह का कोई स्ट्रेस हो। अभी दोनों के लिए बहुत मुश्किल समय है, हमें दोनों को संभालना होगा। मैं तब तक आशुतोष भाई को देख लेता हूं, रणविजय ने वहां से निकलते हुए कहा। ईशानी ने हां में सिर हिलाते हुए रणविजय को जाने का इशारा किया और खुद उठकर शिवी के पास बैठ गई। रणविजय ने बाहर निकलते वक्त आदित्य को भी अपने साथ चलने का इशारा किया। आदित्य और रणविजय एक साथ ही हॉस्पिटल से बाहर निकले। क्या हुआ, क्या सोच रहे थे? रणविजय ने आदित्य के साथ चलते हुए कॉरिडोर में पूछा। मैं भाई के बारे में ही सोच रहा था। भाई हॉस्पिटल में नहीं है, आदित्य ने बताया। भाई घर पर भी नहीं गए, तो फिर ऐसे में शिवम को अकेले छोड़कर कहां जा सकते हैं? रणविजय को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साधना आंटी कैसी है? आदित्य ने पूछा। पहले से बेहतर है। मैंने गार्ड्स को उनकी सिक्योरिटी पर लगा दिया है, पर पहले डैड से बात कर लूं, तब उन्हें घर पर ले चलूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब मैं उन्हें इस समय में अकेले नहीं छोड़ सकता, उन्हें हमारी जरूरत है, रणविजय ने कहा। जैसी तेरी मर्जी, शायद तेरे कहने से अंकल भी मान जाएं। बेमन का ही सही, लेकिन आदित्य भी मान गया था। दोनों हॉस्पिटल से कुछ बाहर निकले। हम भाई को पहले ऑफिस में देख लेते हैं, रणविजय ने कहा। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूं, आदित्य ने कहा। तब तक मैं भाई को फोन करता हूं, रणविजय ने कहा। उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, आदित्य ने जाते जाते बताया। रणविजय ने हां में सिर हिला दिया, लेकिन फिर भी उसने आशुतोष का नंबर डाल कर दिया था। तभी उसे फोन की घंटी अपने आसपास कहीं भी सुनाई दी। शिव आरती कि ये रिंगटोन आशुतोष के फोन की थी, जो कि उसके आसपास ही बज रही थी। वह उस आवाज की तरफ बढ़ गया। आशुतोष वहीं हॉस्पिटल के बाहर बने हुए छोटे से पार्क में
एक बेंच पर चुपचाप अकेले बैठा हुआ था। वह जाने किन सोचों में उलझा हुआ था। उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई पड़ रही थी और रोई रोई आंखें जाने कितने घंटे से बरस रही थी। फोन की घंटी ने उसके भी सोचों का सिलसिला तोड़ दिया था। उसने एक नजर अपने फोन पर डाली। रणविजय कॉलिंग दिखा रहा था। फोन को साइलेंट करके उसने वहीं पर रख दिया और फिर से अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। अभी उसका किसी से भी कुछ भी बोलने या बात करने का दिल नहीं कर रहा था। रणविजय ने दूर से ही आशुतोष को ऐसा करते हुए देख लिया था। उसने धीरे से अपना फोन अपनी जेब में रखा और तेजी से आशुतोष के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। फोन की घंटी बंद कर देने से क्या आप हम लोगों को अपने पास आने से भी रोक लेंगे? रणविजय ने पूछा। मैं किसी को भी रोकने वाला कौन होता हूं, जब मेरे रोकने से खुद मेरी बीवी ही नहीं रुकती? आशुतोष ने बेहद दुख के साथ कहा। वह किसी के रोके से नहीं रुकती। उनके बारे में सोचना ही बेकार है। और वैसे भी आपने जब उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है तो फिर उनके बारे में सोच सोचकर अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं आप? रणविजय ने पूछा। ये बात तो सही कह रहे हो तुम। अगर वह रुकने वाली होती तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचती। लेकिन नहीं, जाने कैसी मां है जो अपने बच्चों की ही दुश्मन बन बैठी है। खैर, छोड़ो उसकी बात। तुम यहां क्यों आए हो? आशुतोष ने पूछा। बस आपको देखने के लिए, रणविजय जवाब दिया। क्या करोगे मुझे देखकर? बस जिंदा हूं, क्या ही बचा है मेरे पास? जो मेरे पास आता है वह भी तो मेरे साथ दुख में गिर जाता है। आशुतोष ने आंख बंद कर लिया। यह तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, जब आपके साथ हमने आपके सारे सुख उठाए हैं, आपके बच्चों को अपना समझकर आपसे भी ज्यादा उन पर अधिकार जताया है और आपने हमें कभी भी नहीं रोका, तो अपने दुख में हिस्सेदार बनने से आप हमें कैसे रोक सकते हैं? ये तो गलत है ना भाई। हम दोनों भाई हैं और भाई भाई हमेशा ही सुख दुख के साथ ही होते हैं। संपत्ति का बंटवारा होता है, भाइयों के प्रेम का नहीं। आप हमसे हमारे सुख दुख नहीं बांट सकते हैं, ये हम दोनों के साझा हैं, रणविजय ने कहा। आशुतोष हल्के से मुस्कुरा दिया। तुम और तुम्हारे तर्क, भला इनसे कौन जीता है? ये बताओ, यहां आए हो शिवम को होश आ गया क्या? आशुतोष ने पूछा। अभी जाकर आपको शिवम का ख्याल आ रहा है? उसे ऑपरेशन थिएटर में अकेले छोड़कर यहां आकर बैठ गए हैं? रणविजय ने जैसे शिकायत किया। अकेले कहां छोड़कर आया था? उसका पूरा परिवार उसके साथ है। शिवम के पास उसके पापा से भी बढ़कर उसके चाचू खड़े थे। वह उसके लिए हर वो फैसिलिटी पर उपलब्ध करा देते जो उसके लिए जरूरी थी। तो वहां मेरी क्या जरूरत थी? आशुतोष ने कहा। ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। शिवम की सिचुएशन भी अब खतरे से बाहर है। किसी भी टाइम उसको होश आ जाएगा। वहां पर अंजलि और ईशानी है, इसलिए मैं और आदित्य आपको ढूंढने निकल रहे थे। चलो चलते हैं, आशुतोष बेंच पर से उठते हुए बोला। लेकिन रणविजय ने उसका हाथ पकड़ लिया था। एक बात पूछनी थी आपसे, रणविजय ने झिझकते हुए कहा। जब सुख दुख के साथी कहते हैं तो फिर इसमें इतना सोचना क्या है? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यही पूछना चाहते हो ना? अनन्या के बारे में मुझे जानकारी थी या नहीं? या फिर अनन्या इस समय कहां है? लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सच तो यह है कि शिवम की शादी तय होने के बाद भी मैं अनन्या से मिलने नहीं गया था, क्योंकि शिवम ही ऐसा नहीं चाहता था, आशुतोष ने कहा। यह सब तो बात की बात है भाई। अगर मैं ना पूछ लूंगा तभी आप बता दोगे, और मुझे जो पूछना है इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रणविजय ने कुछ गंभीरता से कहते हुए आशुतोष के चेहरे पर अपनी नजर जमा दी। रणविजय के चेहरे के भाव ऐसे थे जिन्हें देखकर आशुतोष भी एक बार सोच में पड़ गया था। क्या? आशुतोष ने रणविजय की तरफ देखा। मेरी बात का कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं आपका छोटा भाई हूं, इसलिए बेझिझक इस मैटर पर पूछ रहा हूं। जहां तक मुझे पता चला है कि आपको शिवम और जिंदगी के रिश्ते के बारे में पता था। आपको यह भी पता था कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, रणविजय ने कुछ रुकते हुए कहा। आशुतोष ने हां में सिर हिलाया। पर फिर भी आपने शिवम की शादी कहीं और तय की। इसके पीछे क्या कारण था? क्या आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगा, या फिर कोई और बात थी? रणविजय ने जांचती हुई निगाहों से आशुतोष की तरफ देखा।
वह शायद जानना चाहता था कि क्या आशुतोष को रणबीर के बारे में कोई जानकारी है या नहीं। लेकिन रणविजय के सवाल को सुनकर आशुतोष काफी सोच में पड़ गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे सिर्फ एक कारण था, वह खुद शिवम। और आज मुझे सबसे ज्यादा इसी बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने शिवम की बात क्यों मानी। जब मुझे ऐसा लगा कि शिवी का इंटरेस्ट शिवम में है और शिवम भी राणावत पैलेस जाने के बहाने खोजता है, तो मैंने इस बारे में तुमसे बात करने का फैसला लिया था। एक तरफ तो यह बड़ों की तरफ से बिल्कुल तय रिश्ता था, क्योंकि पापा और अंकल दोनों ही तुम्हारी और नव्या की शादी चाहते थे, जो कि संभव नहीं हो पाई। और ऐसे में अगर शिवम और शिवी की शादी हो जाती तो उन लोगों की जिंदगी में ही उन लोगों का एक सपना पूरा हो जाता। तब फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं तुम्हारी तरह शिवम भी मौके पर मुकर ना जाए, इसलिए मैंने कुछ भी डिसीजन लेने से पहले शिवम से बात करना जरूरी समझा था कि आखिर वो शिवी को किस रिश्ते से देखता है। मैंने उस दिन नोटिस किया कि शिवी का नाम सुनते ही शिवम की आंखों में चमक आ गई थी। तब मैंने शिवम से कहा था, मैं खुद तुमसे शिवम और शिवी के रिश्ते के बारे में बात करूंगा। लेकिन शिवम ने ही मुझे रोक दिया था। जाने क्यों, उसके दिमाग में ऐसी बात आई थी कि अगर वह आगे बढ़कर शिवी से शादी कर लेता है तो यह किसी के लिए सही नहीं होगा। आशुतोष बेचैनी से बताया। मतलब? रणविजय बात समझ नहीं पाया था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।